हम सब जानते हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य हैं और बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखना एक देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के बराबर है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश टोगरा, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, जे हॉस्पिटल बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ। हमारे आज के सेशन में मैं वैक्सीनेशन या टीकाकरण की इम्पोर्टेंस बच्चों में क्या होती है ये बताऊंगा और उससे जुड़े हुए कुछ मिथ्स, कुछ भ्रांतियां और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, जिससे हम आगे चलकर पता कर सकेंगे कि वैक्सीनेशन बच्चों में कितना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिससे वैक्सीन, जैसे आजकल कोविड-19 बहुत फैल रहा है, तो वैक्सीनेशन से सब लोग भली भांति परिचित हैं। तो वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस जिससे कि वैक्सीन पिलाई जाती है या इंजेक्शन लगाया जाता है, उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलते हैं। और इम्यूनाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे वैक्सीन से बॉडी रिएक्ट करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इम्यूनाइजेशन ग्रीक के एक वर्ड इम्यून से निकला है, जिसका मतलब है टू बी प्रोटेक्टेड। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ कि वैक्सीनेशन की हिस्ट्री और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सदियों से, कई सौ सालों से, स्पेशली भारत में वैक्सीनेशन किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फॉर्म में होता रहा है, चाहे हमारे देशी तरीकों से। जो आज की वैक्सीनेशन का हम फॉर्म देखते हैं, जो मॉडर्न डे वैक्सीनेशन है, उसकी शुरुआत हुई थी सन 1796 में, जब एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का आविष्कार किया था। 1796 के बाद करीब 1802 में 17 स्मॉल पॉक्स वैक्सीन भारत के अंदर आई और पहली डोज बॉम्बे की एक बच्ची को लगी 1802 में। और स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ, या कहें कि उसका समूल नाश हुआ 1977 में। तो आप देख सकते हैं कि 1802 से 1977 तक लगभग 175 साल लगे एक बीमारी को ख़त्म करने में, समूल नाश करने में। तो ये हमें बताता है कि सीरियस, सिंसियर एफर्ट्स करने से, और सरकार की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, एक बीमारी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन और या इम्यूनाइजेशन दो तरह की होती हैं। एक होती है एक्वायर्ड, एक होती है नेचुरल। एक्वायर्ड वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन वो होती है जिससे हम वैक्सीन पिलाते हैं और उससे एक्टिवली बॉडी रिएक्ट करती है उस बीमारी से लड़ने के लिए। वो एक आर्टिफिशियल तरीका होता है बॉडी को तैयार करने के लिए, ताकि वो बीमारी से लड़ सके। और नेचुरल होती है जब बॉडी के अंदर एक्टिव वैक्सीनेशन, सॉरी नेचुरल नहीं, एक्टिव वैक्सीनेशन। एक्टिव वैक्सीनेशन मतलब जब हम कोई एक पदार्थ देते हैं बॉडी के अंदर जिसमें कि बीमारी से लड़ने की क्षमता ऑलरेडी होती है, उसमें शरीर का साथ देने की ज़रूरत नहीं है कि बीमारी से लड़ने के लिए। ऐसे केसेस में हम आज एक्टिव वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। $1977 में जब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ, उससे सरकार ने 1978 में, भारत सरकार ने एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया, जिसमें कि डीपीटी, बीसीजी, टाइफाइड वैक्सीन्स को उस प्रोग्राम में रखा गया और उसको और एक्सपेंड किया 1985 में, जिसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसका नाम दिया गया। और उसके बाद समय समय पर इसके इफ़ेक्ट्स के, इसके रिजल्ट्स पे और बढ़ाने के लिए, इफ़ेक्टिवनेस और बढ़ाने के लिए समय समय पर उसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्टेप्स ऐड किए गए, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इतने इफ़ेक्ट करने के बाद भी, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी सन 2015-16 के सर्वे में
ये पाया गया कि करीब सिर्फ 62% जो बच्चे हैं वो 1 से 2 साल के बीच के, जिनको जितनी वैक्सीनेशन रिकमेंडेड हैं वो पिलाई जा रही हैं। बाकी लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशंस, कंप्लीट वैक्सीनेशन जिनका नहीं हुआ है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है जो वैक्सीनेशन इंडिसेस को अफेक्ट करती है, वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो फिलहाल करीब 28-29 के आसपास है पर 1000 लाइव बर्थ। 1950 में ये था 190। 190 से करीब 28-29 के आसपास हम आ गए हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है ये दिखाने के लिए कि किसी सरकार के एफर्ट्स वैक्सीनेशन के लिए या फिर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के देखरेख के लिए किस तरह के हैं, ये था 1950 में एक करीब 126, आज की तारीख में है 34 पर 1000 लाइव बर्ड्स। भारत सरकार का ये एम है कि करीब 2030 तक इस फिगर को ज़ीरो किया जाए, कि अंडर 5 में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से एक भी डेथ ना हो। आज की डेट में विश्व में जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डेथ्स होती हैं अंडर 5 में, हर 3 डेथ में से एक डेथ भारत के अंदर होती है। तो अभी इसकी इम्पोर्टेंस हम ये समझ सकते हैं कि हमें ये रोकना है। उसका एक तरीका ये है कि हम जितने वैक्सीनेशंस हैं उनको सिंसियरली फॉलो करें। जो भारत सरकार ने रिकमेंडेशंस दिया है या पीडियाट्रिक एकेडमी ने जो रिकमेंडेशंस दिया है उसको फॉलो करें। 2014 में सरकार ने एक ऑगमेंटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो कि वैक्सीनेशन, जो रूटीन वैक्सीनेशन चल रहा था उसको और बूस्ट करने के लिए, वो था इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया था। उसका नेक्स्ट स्टेज था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जो 2017 में स्टार्ट किया था, जो 2017 से करीब 2018 जनवरी तक चला था, जिसमें करीब 4 राउंड थे। और उसमें उनका एम था कि 2 साल तक के बच्चे और गर्भवती माताओं को जो भी छूट जाते हैं वैक्सीनेशन से, उनका प्रॉपर कंप्लीट वैक्सीनेशन किया जाए। ऐसे इलाकों में भी वैक्सीनेशन जहाँ पे वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उस एफर्ट को और बूस्ट करने के लिए इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 2.0 के स्टार्ट किया गया, जो 2019 में स्टार्ट हुआ, जो 2020 तक चला। समय समय पर आप इससे जान सकते हैं समय समय पर सरकार कितने एफर्ट्स कर रही है और कैसे रेट्स को, मोर्टेलिटी रेट्स को, अंडर 5 हो गया या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैं, उनको कैसे कम कर रही है। हमारे पास सरकार ने वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा दिया हुआ, जहाँ पे भी डिलीवरी होती है आप ये कोशिश कीजिए कि जहाँ बच्चे की डिलीवरी हो वहाँ से आपको वैक्सीनेशन कार्ड मिले। जो रिकमेंडेड वैक्सीनेशन शेड्यूल है सरकार का, सरकारी अस्पतालों में या सरकारी हेल्थ सेंटर्स में भी वैक्सीनेशन होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन होता है। उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए ला सकें और रेगुलर वैक्सीनेशन करा सकें। अभी हम आते हैं कि मिथ्स क्या हैं। एक बहुत बड़ा कारण है धर्म हो गया या कुछ ऐसी भ्रांतियां हो गई या कस्टम्स हो गए जिसमें वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हैं। उससे अलग जो लगभग 10 कारण मुझे ऐसे लगते हैं जो वजह हैं पुअर वैक्सीनेशन रेट की, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम ये सोचते हैं कि पहला मिथ ये है कि ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं वैक्सीन जिनके लिए लगती है वो सीरियस डिजीज़ नहीं होते हैं। तो ये मिथ्स है। फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप देखते हैं पोलियो है, पोलियो की वैक्सीनेशन है, पोलियो से क्या इफ़ेक्ट समाज पे पड़ सकता है, या मीज़ल्स हो गए जिसको हम खसरा बोलते हैं, खसरा हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गई, इनसे दिमागी तौर पे बच्चा कमज़ोर हो सकता है अगर बीमारी हो, या बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो डिजीज़ हैं ये साधारण डिजीज़ नहीं है या नॉन सीरियस डिजीज़ नहीं है। हम ही सोचते हैं। दूसरा ये है कि हमारा बच्चा तो स्वस्थ है तो उसे वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है। हमें ये सोचना चाहिए
कि हमारा बच्चा स्वस्थ है और स्वस्थ रहे, इसलिए वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैक्सीनेशन जब भी आपका टाइम हो, वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को लेकर जाएं। एक बहुत बड़ा हमारे पास भी आते हैं और मैं अपने दूसरे कोलीग से भी बात करते हैं तो उनसे ही पता चलता है कि माता पिता ये समझते हैं कि एक टाइम पे एक ही वैक्सीन लगाएं, ज़्यादा वैक्सीन ना लगाएं, नहीं तो बच्चे के सिस्टम पे, बॉडी पे असर पड़ेगा। रिकमेंडेशन जो है सरकार की या WHO की रिकमेंडेशंस हैं या पीडियाट्रिक एकेडमीज की जो रिकमेंडेशंस हैं, जिस शेड्यूल में 5 या 6 ड्रग्स भी हैं, आप वो इकट्ठा लगवा सकते हैं। इनके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि एक ही विज़िट में आपकी जो वैक्सीन है वो सब लग जाएगी। 2 अलग-अलग पैरों पे, अगर इंजेक्शंस हैं तो दोनों अलग-अलग पैरों पे लगवा सकते हैं। तो एक ही विज़िट में आपकी सारी वैक्सीन लग जाएगी। नेसेसरी एक्स्ट्रा विज़िट्स हॉस्पिटल में नहीं होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई वैक्सीन छूटेगी नहीं। हम ये देखा गया है कि एक बहुत बड़ा कारण है जिससे बच्चों की वैक्सीन कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन होती है। तो अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपके बच्चे के लिए कि 2 इंजेक्शन एक बार लगाने पड़ेंगे एक साथ, तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गो अहेड और वैक्सीनेट योर चिल्ड्रन। एक हम बहुत वो देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे प्री टर्म बेबीज़ हैं जो टाइम से पहले हो गए, तो उनके लिए माँ बाप सोचते हैं कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब उसको वैक्सीन लगाएंगे। ऐसा नहीं है, प्री टर्म बेबीज़ को भी वैक्सीन लगा सकते हैं। और ये रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट की है। कोई भी बच्चा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, अस्पताल में पैदा हुआ है, उसके डिस्चार्ज से पहले उसको BCG वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। तो किसी भी बच्चे का, चाहे प्री टर्म हो या वज़न कम हो, उसको वैक्सीनेशन से वंचित मत कीजिए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हाइजीन अच्छे से मेंटेन करेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, इसलिए हमें वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा देखा गया है कि हाइजीन से हाँ डेफिनेटली बीमारियां कम होती हैं, लेकिन जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनसे हाइजीन से उनकी इन्फेक्टिविटी में या उनके फैलने में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कि आप हाइजीन भी रखेंगे तब भी वो डिजीज़ आपको या आपके बच्चे को हो सकते हैं। एक कुछ सेक्शंस में ये भी माना जाता है कि वैक्सीन लगाने से अच्छा है कि वो बीमारी अगर नेचुरली बच्चे को हो जाए तो उससे भी बच्चा इम्यून हो जाएगा। हाँ, कुछ हद तक ये मान सकते हैं, कुछ डिजीज़ में अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें बच्चा इम्यून हो जाता है, लेकिन नेचुरल डिजीज़ है वो कंट्रोल डिजीज़ नहीं हो सकता। उसमें डिज़ास्ट्रस रिजल्ट भी आ सकते हैं। ऐसे रिजल्ट भी आ सकते हैं कि बच्चे को अपंगता हो सकती है, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, बच्चे को दिखना बंद हो सकता है और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में बच्चे की डेथ भी हो सकती है। जबकि वैक्सीन्स में ट्राइड एंड टेस्टेड वैक्सीन्स होते हैं और कंट्रोल डोजेज होते हैं जिसमें जो भी कीटाणु है वो ज़्यादा उतना ही बॉडी में रिस्पॉन्स लाता है जितना ज़रूरी है बॉडी को उससे बीमारी से लड़ने के लिए। साइड इफ़ेक्ट्स, एक और ये बहुत बड़ा मिथ है कि साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होगा बच्चे को हमारे, हम बच्चे को टीका लगवाएंगे, साइड इफ़ेक्ट्स, सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे। ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि वैक्सीन से सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, जहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे उस जगह पर सूजन हो सकती है या बुखार आ सकता है, या एक दिन के लिए बच्चा, जैसे DPT है, एक दिन के लिए परेशान हो सकता है जिससे बुखार भी आ सकता है। तो वो कहते हैं ना लेकिन कि बीमारी से बचने के लिए कड़वी दवाई तो पिलानी ज़रूरी है। तो इसको कड़वी दवाई समझ के बच्चे को अपने वैक्सीन लगवाइए। एक हम ये मानते हैं कि बच्चा को माँ अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, अपना अगर दूध पिला रही है, तो उसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग के अपने फ़ायदे हैं, उसके लिए हम अलग सेशन में आपको बताएंगे। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से कुछ हद तक कुछ बीमारियों से सुरक्षा मिल सकती है, जैसे कि सांस की कुछ वायरस की बीमारियां होती हैं कि माँ के दूध में एक एंटीबॉडी होती है जिससे वो बच्चे को मिलती है, वो वायरसेस को रोकती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होती है बहुत सारी बीमारियों को रोकथाम करने में। इसलिए वैक्सीनेशन ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बहुत ज़रूरी है।
एक और चीज़ हमसे पूछते हैं, क्योंकि हम बच्चों के डॉक्टर हैं, तो हम जब रिकमेंड करते हैं एडल्ट्स को भी वैक्सीनेशन के लिए, तो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है। एक तो कोविड-19 ही है जो बता सकता है कि वैक्सीनेशन में एज इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एज रिकमेंडेड वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हैं। कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो अडल्ट भी लगवा सकते हैं। उनमें से कुछ वैक्सीन्स हैं जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन्स हैं इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, या टाइफाइड वैक्सीन्स हैं, या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन्स हैं, या चिकन पॉक्स वैक्सीन्स हैं। ऐसी वैक्सीन्स अडल्ट भी लगवा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि सेफ्टी क्या है वैक्सीन की, कि हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, कितना सेफ है वैक्सीन। और ये कंसर्न मैंने इसमें भी देखा है, कोविड-19 वैक्सीनेशन में भी, कि रिस्पांस जो है लोगों का जिस तरह से होना चाहिए वैसा रिस्पांस धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे जाके बढ़ेगा अगर अवेयरनेस फैलेगी, बट वैसा रिस्पांस नहीं होता कि वैक्सीन की सेफ्टी से लोग थोड़ा कंसर्न रहते हैं। आई रेस्ट यू अश्योर्ड कि वैक्सीन्स, जब वैक्सीन्स का ट्रायल होते हैं तो वैक्सीन्स एक ही ट्रायल में नहीं, कई ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन्स के, उसके बाद वैक्सीन्स को ह्यूमन यूज़ पे अप्रूवल मिलता है। तो कई स्टैंडर्ड्स हैं, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके गाइडलाइंस फॉलो करके ही किसी भी वैक्सीन को ह्यूमंस के ऊपर यूज़ करने के लिए परमिशन मिलती है। तो वैक्सीन की सेफ्टी से और ना घबराएं। थैंक यू। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे। लेट्स सी हु हैज आस्क्ड सम क्वेश्चंस। कैन वी सी? ओके, एक क्वेश्चन है कि ओरल पोलियो वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है या इंजेक्शन, पोलियो वैक्सीन का इंजेक्शन ज़्यादा अच्छा है? ओरल पोलियो, जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 2014 में साउथ ईस्ट एशियन रीजन को WHO ने पोलियो फ्री घोषित कर दिया था। उसके बाद अभी भी कुछ चेंजेस हमारी स्ट्रैटेजी में आए हैं, जिसमें ट्राइवेलेंट OPV पहले यूज़ करते थे, अब उसको बायोवेलेंट, 2 वायरस की ओरल पोलियो डोज होती है, और एक होती है इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं। दोनों ही लगवा सकते हैं। अगर इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो इंजेक्शन के 3 डोजेज रिकमेंड किए गए हैं, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे। ऐसे ही पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन एट बर्थ और उसके बाद 6, 10, 14 हफ्ते पे रिकमेंड किया गया है। ओरल वैक्सीन की जो एफिकेसी है, अगर एक डोज हम देते हैं तो करीब 82-82% के आसपास है प्रोटेक्टिव एफिकेसी। सेकेंड डोज के बाद करीब 96% है, और थर्ड डोज के बाद करीब 98% है। तो आप देख सकते हैं इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। हाँ, ओरल पोलियो वैक्सीन का जो कोल्ड चेन है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि -20 डिग्रीज पे रखा जाता है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की भी फर्स्ट और सेकेंड डोज के बाद करीब 90% के आसपास एफिकेसी होती है, और थर्ड डोज के बाद ऑलमोस्ट 100% उसकी एफिकेसी होती है। तो आप देख सकते हैं कि आप दोनों वैक्सीन में से कोई भी लगवा सकते हैं, चाहे ओरल पोलियो वैक्सीन हो, चाहे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन हो। इनमें से कोई भी वैक्सीन, रूटीन वैक्सीन लगवाएं, बट ज़रूरी है कि पल्स पोलियो वैक्सीनेशन जो टाइम टाइम पर होता है 5 साल तक के बच्चों को, वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं।
हाँ जी, एक क्वेश्चन है कि कोविड-19 वैक्सीन बच्चों में कितना ज़रूरी है और उसका स्टेटस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 वैक्सीन अभी बच्चों में नहीं आई है, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं कोविड-19 वैक्सीन के बच्चों में, जो करीब 6 महीने से 12 साल तक के बच्चों में वो ट्रायल्स शुरू करेंगे। लेट्स सी वो कब तक वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं और बच्चों को हम दे सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या बीमार बच्चों में वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यस, बीमार बच्चों में कर सकते हैं वैक्सीनेशन, रूटीन वैक्सीनेशन। जिस तरह से अगर हल्का बुखार हो, डायरिया हो, हल्का डायरिया हो, या बच्चों को खांसी जुकाम हो, ऐसी बीमारी में बच्चों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है मिसेस महिमा, she has asked till what age kids need to be vaccinated. As I told you, the vaccination continues throughout the life. Yes, but age wise recommendation for vaccination for children, uh, they have a vaccination schedule till about 1 year of age, at a regular interval about 4 to 5 times. 5 times vaccination is repeated. That continues in the second year with the booster doses of some of the vaccinations and some newer vaccinations. So up to 10 years, up to 18 years, we can give the vaccination to the children depending on the age specific vaccination recommendations for that child. Okay. One question is, what should be done if the child has any serious effects of any vaccination? As of any other medicine, suppose we can get serious effects from any medicine like paracetamol also. So we can rarely have some side effects from these vaccinations also. Whenever these symptoms occur, it is better to go to immediately rush to the hospital and take the medical expert help. But that is not the that should not be the cause for deferment of the vaccination of child. One more side effect of vaccine I want to emphasize here is DPT vaccine. There are two kinds of DPT vaccine, whole cell DPT vaccines and acellular DPT vaccines, जिसको कॉमन भाषा में हम बोलते हैं कि पेनलेस DPT वैक्सीन, दैट इज एसेलुलर DPT वैक्सीन एंड नॉर्मल DPT वैक्सीन। कुछ बच्चों में जब DPT वैक्सीन लगता है तो उनमें फीवर, extensive fever with irritability, with swelling of the area where the injection was given, and in some rare cases some children may have convulsion. This is very rare side effect. In those cases there is no need to stop the DPT vaccination. We can in the next visit replace that DPT, whole cell DPT vaccine with the acellular vaccine and continue with the vaccination. Ms. Aditi has asked, can teenagers get COVID vaccine? As I told you, COVID vaccine is being tried, is being developed in children also. So teenagers can also get COVID vaccination, but currently there are no guidelines as of now. As you can see, today only Government of India has started giving permission for 45 years and above people to get registered for COVID vaccination from 1st April. So as of now, less than 45 years of age people in India, they are not getting any COVID vaccination till further order. Rishi Dua, thanks for your question. You have asked how long does the vaccine work? How long does the vaccine work? This is there are some vaccines which need which give lifelong immunity
but some vaccinations, their antibody effect wanes in as the time passes. Like in DPT vaccinations, in we have seen up to 5-6 years, the antibody titers of DPT, they are very good in children, but at the as the age advances, we can see some failure cases in the pertussis, और जिसको हम बोलते हैं कनफेड. One question is, do we vaccinate newborn babies who are on ventilator in nursery? No, the answer is no. As I have told, in very mild illnesses we can vaccinate with the routine vaccination. As we can see, the BCG is a live vaccine, and OPV, which are given, which these are the vaccines which are given in nursery as the baby is discharged after birth. So before that these vaccines are given, and both of these vaccines are live vaccines. Whenever baby is ill, so it is preferable to avoid these vaccines, and when the baby recovers we can follow up with the vaccines which are left out. Okay. So one more point I want to emphasize here is, I told you the two types of immunization, active and passive immunization. Active immunizations are the immunization like we give, suppose a rabid dog bites somebody, so we give immunoglobulins. Those are the active vaccinations, active immunizations, in which there is no time for the body to respond. बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई टाइम नहीं है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो ऐसे समय में हम एक्टिव वैक्सीन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं. पैसिव इम्यूनाइजेशन, एज आई हैव टोल्ड, ऑल अदर वैक्सीन्स विच आर, जो हम बच्चों को देते हैं और बच्चे की बॉडी उन बीमारियों के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं, उनको एक्टिव वैक्सीनेशन बोलते हैं, कि बॉडी को एक्टिवली वर्क करना पड़ता है उन बीमारी से लड़ने के लिए. So I think we have come to the end of the session. Before ending this session, I would like to request, please follow our hospital's page, Facebook page and Instagram for further updates and further live sessions on different medical topics. And I humbly request everybody, whoever is entitled for COVID vaccination, please go and register yourself and do get vaccinated. The disease is again spreading, and we have to curtail this disease and use these three important steps like social distancing, hand washing and respiratory hygiene. Thank you and stay safe.